Hello students, welcome to Velodrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि आपको बताया गया था कि रदरफोर्ड्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो किस तरीके से डिस्कशन किया उन्होंने और क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन दिए और उन कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसका नेम था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बट स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था उस मॉडल की एक ड्रॉबैक थी, जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उस स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई, जो कि हमें नेक्स्ट साइंटिस्ट ने दिया और उन साइंटिस्ट का नेम क्या था? नील बोहर्स। ठीक है, और उन्हीं का मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं, नील बोहर का मॉडल, और उस मॉडल का नेम क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो क्या था नील बोहर के मॉडल में? अब हम उस मॉडल को पढ़ने वाले हैं जो कि साइंटिस्ट नील बोहर ने दिया था और किस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल के थ्रू जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, उसको कैसे रिमूव किया। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? नील बोहर ने दिया था। ठीक है, इन 1930 जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो 1911 में दिया था। 2 इयर्स आफ्टर, उसके 2 साल बाद नील बोहर ने अपना मॉडल दिया और उनके जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो ड्रॉबैक थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर, उसको उन्होंने कैसे रिमूव किया। ठीक है, तो नील बोहर ने क्या बताया? सबसे पहले आप ये देखिए, नील बोहर ने अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने क्या बताया? जो पार्ट्स हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के मॉडल में, उसके कंसेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये हमारे पास सपोज एटम प्रेजेंट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो नील बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा हर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर ना लगाकर कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उन फिक्स्ड ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। डिस्क्रीट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? असतत। असतत, या इसी के लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? जो कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, और डिसकंटिन्यूअस जो लगातार ना हो। मतलब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये जो सर्कल्स है इस टाइप से, तो इलेक्ट्रॉन इन सर्कल्स में ही चक्कर लगाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन क्या है? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, और केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जो कि कौन से होते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब इनके बीच में डिफरेंस देखिए, इनकी रेडियस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा कि वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगी कि पहले की रेडियस 2 है तो दूसरे की भी 2 ही होगी, वो चेंज हो सकती है। उनकी रेडियस चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? रेडियस पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट बात करते हैं इनकी पोस्टुलेट्स की। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या थी नील बोहर्स मॉडल की? पोस्टुलेट्स का मीनिंग क्या होता है? मेन पॉइंट्स। postulates of a model। ठीक है, postulates का मीनिंग क्या होता है? मेन पॉइंट्स। तो नील बोहर ने सबसे पहले क्या बताया कि फर्स्ट पॉइंट जो हम लेंगे, एटम के जो सेंटर में है, सेंटर में इसके क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि ऑलरेडी हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका था। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? और सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ्स, और इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट थी दैट द इन द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज ए
small heavy positively charged body present which is known as nucleus, and the electrons are revolving around the nucleus in circular paths. These circular paths are known as orbits. ठीक है, ये तो हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से भी पता चल चुका था। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जो करते हैं वो कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी शेल्स बोल सकते हैं, या शेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो इनको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी शेल्स बोलेंगे, या बोलेंगे शेल्स, या कहीं कहीं पर इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। मोस्टली आपको ये दोनों वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, या तो एनर्जी लेवल होगा या शेल होगा। इलेक्ट्रॉन जो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या शेल्स बोलते हैं। ये किसने बताया हमको, नील बोहर ने। अब इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे ये हमारी के शेल हो गई, ये एल हो गई, ये एम हो गई, ये एन हो गई। मतलब n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल्स को n इज इक्वल्स टू ये 1 हो गया, n इक्वल्स टू 2 हो गया, n इज इक्वल्स टू 3 हो गया, n इज इक्वल्स टू 4 हो गया। और इनकी एनर्जीज को अगर हम देखें तो एनर्जीज को हम यहाँ शो करेंगे। इसकी एनर्जी E1 मान लेते हैं, इसकी 2 मान लेते हैं, इसकी 3 मान लेते हैं, और इसकी क्या हो जाएगी E4। अब यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो बढ़ती है शेल्स की। एनर्जी मतलब E1 की वैल्यू कम होगी E2 से, E2 की कम होगी E3 से, और E3 की कम होगी E4 से, एंड सो ऑन। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल्स, न्यूक्लियस से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी मैंने आपको बताया किस पर डिपेंड करती है, उसकी रेडियस पर, उस शेल की रेडियस पर। और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, और रेडियस इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट आपको। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस में जो सेंटर, एटम में जो सेंटर है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ्स में, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन पर्टिकुलर या डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज शेल्स और एनर्जी लेवल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, दे नाइदर लूज एनर्जी और नॉर गेन एनर्जी। ठीक है, हम क्या नोट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी while revolving। ओके, इलेक्ट्रॉन जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में तो वहां पर ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है स्टेबल होगा। क्यों भाई, जब वो एनर्जी ना तो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, जो कि हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा था, और वो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसकी, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि वो एनर्जी को जब वो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में निकालता है। अब वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकालेगा तो उसकी एनर्जी डाउन भी होगी, मतलब वो किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एनर्जी को लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियस से जाकर नहीं टकराएगा, दोनों के बीच में कोलैप्सिंग कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि एटम जो है स्टेबल होगा। दैट मीन्स एटम इज स्टेबल। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि एटम स्टेबल है, उसकी ड्रॉबैक को तो इस मॉडल ने रिमूव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी एनर्जी जहां से वो स्टार्ट कर रहा है,
उस एनर्जी लेवल को, ये जो एनर्जी लेवल है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जहां से वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है, वो जहां से वो स्टार्टिंग कर रहा है, या बोल सकते हैं जहां वो इनिशियल पोजीशन में है। किसमें है वो, इनिशियल पोजीशन में है। उस इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, इनिशियली वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट और gained by an electron only when it moves, या it jumps, बोलेंगे it jumps from one orbit to another, ठीक है। अभी हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 में, कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहां पर, और इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चक्कर लगा रहा है, तो जिस शेल में पर्टिकुलर में होगा, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा, वहां पर वो ना एनर्जी को गेन करेगा ना ही लूज करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा ना लूज करेगा, बस यही घूमता रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करेगा या लूज करेगा, वो तब करेगा जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब क्या हो सकता है, या तो वो फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, या सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन बनेगी। यहाँ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास 5 ड्रॉ है। अब कंडीशन क्या बनेगी, या तो वो जब वो एनर्जी को लूज करेगा या वो गेन करेगा। तो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाए, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए, या हायर से वो क्या जाए, लोअर में आ जाए। अब यहां पर क्या होगा, सपोज मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है। इसी तरीके से यहाँ E1 हो गया, यहाँ E2 हो गया, यहाँ E3। अब जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को वो एमिट करेगा। एमिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। एनर्जी एमिटेड, और यहां हो जाएगी एनर्जी एब्जॉर्ब। अब वो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पावर इंक्रीज हो जाएगी उसकी। तो क्या होगा, वो लोअर लेवल से, यहां से वो ऊपर चला जाएगा। जब भी उसे कहीं से एनर्जी मिलेगी तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर लेवल से कहा जाएगा हायर लेवल में। और जब भी उसकी एनर्जी लूज होगी, मतलब वो एनर्जी को लूज करेगा, तो वो लोअर लेवल में आ जाएगा, मतलब अपर लेवल से वो कहां आएगा, लोअर लेवल में। यहां हम इनका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से अपर लेवल में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर अपर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, एमिट होगी, बाहर निकलेगी। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी, उसकी एब्जॉर्ब होगी, तो उसके अंदर पावर इंक्रीज होगी, पावर इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लो आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में चले जाएंगे, ठीक है, और नहीं करेंगे तो फेलियर होकर डाउन पोजीशन पर ही चले जाएंगे। सेम वही बात है यहाँ पर कि एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा, और अगर डिक्रीज होगी, डाउन पोजीशन होगी, तो वो क्या होगा, एनर्जी एमिट हो जाएगी, और वो अपर लेवल से कहा जाएगा, लोअर लेवल में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे मेन पोस्टुलेट्स बोहर मॉडल के, ठीक है। आई होप आपको सभी पोस्टुलेट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर इसके बोहर मॉडल की मेन पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको साथ में इसकी जो यूजफुलनेस क्या है, कि यूजफुलनेस ये है कि इसने जो ड्रॉबैक थी, इसकी रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक थी उसको रिमूव कर दिया। इट रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ
रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, इसने क्या किया, रदरफोर्ड्स मॉडल की जो प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, वो इसने रिमूव कर दी। क्योंकि इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, केवल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात हो रही है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो ना तो एनर्जी को गेन करता है ना ही वो एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसका कभी भी कोलैप्सिंग नहीं होगी, मींस स्टेबल जो एटम होगा हमारा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिमूव कर दी उस ड्रॉबैक को जो कि रदरफोर्ड मॉडल में प्रेजेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट होता है और हमने सीखा कि नील बोहर्स ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उनकी क्या क्या पोस्टुलेट्स थी उस मॉडल की जो नील बोहर्स ने दिया था, एंड हाउ इट रिमूव्स द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, so that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.